जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी दोस्तों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 25 दिनों में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जिससे मेरा स्कोर अच्छा हो सके और मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में सफलता मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका एग्जाम 23 अगस्त से स्टार्ट है, लेकिन अगर आप देखिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि जब एग्जाम डेट आएगा उसके बाद आपके पास समय नहीं होगा कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, किसी को भी पास करने के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। पहला, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाया हो। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस इस समय पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करना है। देखिए, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, मान लीजिए आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिन पर्याप्त होते हैं अगर आप सही सटीक रणनीति से आगे बढ़ें, सही स्ट्रेटेजी से तैयारी करें। देखिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके से 38 क्वेश्चन आता है। रीजनिंग से कहा जाता है तो 38 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आता है 55 क्वेश्चन। मैथ से 37 क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन आता है 20 क्वेश्चन। और हिंदी से कहा जाता है आएगा 37 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन आता भी है। देखिए, टोटल आपके एग्जाम में अगर हम देखें 150 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जीके जीएस को, तब भी आपके पास 112 क्वेश्चन बचते हैं। अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय जीके जीएस को लेकर के परेशान होंगे कि जीके जीएस कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ज़्यादा समय देते हैं, फिर भी उसमें इनपुट आपका बहुत ही कम निकलता है, आउटपुट कितना हम दे दें। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 विषय पे फोकस कीजिए, जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, इन तीनों को मिला करके 112 क्वेश्चन आते हैं। और सभी बच्चों का ये सेक्शन मजबूत होता है। कुछ बच्चों का मैथ नहीं मजबूत होगा, लेकिन आप मैथ में आराम से 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपका मजबूत नहीं है तब भी। और उस दशा में आपको रीजनिंग में बेहतर करना होगा। देखिए, अगर आपका ये 3 सेक्शन मजबूत है, और इन 3 सेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो सेक्शन है तीनों, इसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, और हमें इस समय वही चाहिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। देखिए, हिंदी है, हिंदी बहुत ही इजी है, बहुत ही कम मेहनत के साथ आप इसमें 37, 36, 34 नंबर आराम से कर सकते हैं। मैथ भी वैसे है, और रीजनिंग तो सबसे बड़ा पोर्शन है आपके पूरे एग्जाम में। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो शायद इसमें आपका सिलेक्शन ना हो पाए। रीजनिंग में आपको किसी भी हालत में 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, तो रीजनिंग में आपको किसी भी हालत में 50 के आसपास स्कोर करना होगा। अगर आप 50 स्कोर कर ले जाते हैं, बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आपको मैथ में, मान लीजिए मैथ आपका थोड़ा सा वीक है, आप 15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन करना होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तब भी आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है। और वही मान लीजिए जीके जीएस आप का मजबूत नहीं है, आपने कमजोर है, आपने इसमें 20 ही किया है, तब भी आपका 120 क्वेश्चन हो जाता है। 120 क्वेश्चन का मतलब 240 नंबर। और अगर आपका 240 नंबर आ जाता है, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक सके। मान लीजिए आपने रीजनिंग में, जीके जीएस में आपने 15 ही किया, तब भी आपका 115 स्कोर होता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपका जीके जीएस मजबूत है, आपने इसमें 20 किया है और आपने रीजनिंग सेक्शन में 45 किया है, तब भी आपका 115 ही होता है। और कुल मिलाकर के इन 3 सेक्शन से, रीजनिंग, मैथ, हिंदी से आपको 95 से लेकर के 100 के आसपास टारगेट करना चाहिए। कितना हमको करना है, किसी भी हालत में करना है, कैसे भी करना है, और आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें हम कम मेहनत के साथ ज़्यादा
अंक हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसमें मेहनत कैसे करना है, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के विषय में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 37 में 37 भी अंक प्राप्त करते हैं। देखिए, पिछला जो आपका 4 शिफ्ट कंडक्ट हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसको पूरा एनालिसिस किया गया है। उसके बाद उसमें बताने का प्रयास किया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, जिससे आपको पढ़ने में और भी आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी के सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 क्वेश्चन आता है, भिन्नार्थक शब्द के लिए 2 क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य की पहचान के लिए 1 क्वेश्चन, लिंग पर आधारित 1 क्वेश्चन, एक वचन बहुवचन पर आधारित 1 प्रश्न आता है, कारक से 1 क्वेश्चन आता है, तद्भव तत्सम से 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 2, सर्वनाम से 1, संधि से 1, चिन्ह से 1, विशेषण से 2, क्रिया से 1, उपसर्ग प्रत्यय से 2, समाज से 1, विलोम से 1, लोकोक्तियां से 1, रस से 1, छंद से 1, अलंकार से 1, अनेकार्थी शब्द से 1, काल से 1, वाच्य से 1, मुहावरे से 1, गद्यांश से 5, हिंदी इतिहास से 1, रचना से 2। बस यही 27 टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ करके आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर 27 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको 37 में 37 आपके अंक आ जाते हैं। 37 से 37 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। अब आप डिपेंड कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें से कितना स्कोर करते हैं। और ये जो टॉपिक है 37 टॉपिक आपको 27 टॉपिक आपको जो दिख रहे हैं, इस 27 टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे का है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने की आपको 2 दिन भी लग जाएगा। जैसे हिंदी का इतिहास है और रचना है इसको पढ़ने में आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेगा। लेकिन जहाँ पे काल है, वाच्य है, मुहावरे है, गद्यांश है, इन सबको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसको 1 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे रस, छंद, अलंकार आप आराम से 1 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे जिनको कंप्लीट करने में 2 दिन भी लग सकता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ने में 1 घंटे भी लग सकता है। तो ऐसे में आप इसको कंप्लीट कीजिए। बस यही पढ़ना है आपको जो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा हिंदी में कुछ भी नहीं आने वाला है। बात समझ गए आप? अब ये सवाल आता है इसको पढ़े कहाँ से। देखिए, अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना होगा और उसके साथ साथ इसमें प्रैक्टिस भी करना होगा। और अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई का प्रीवियस ईयर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। आप ये कीजिए कि आप जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया है 27 टॉपिक, आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है तो आप यूपी एसआई हुआ या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, किसी का भी प्रीवियस ईयर हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरा पढ़ लिया, अब इसको हल करने के लिए जो यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल का पिछले वर्ष का पेपर है, आप इसको पूरा लगा डालिए कि वाक्यांश के लिए कौन कौन से शब्द आए थे पिछली बार। मैं गारंटी लेता हूं कि 37 में से 37 आप करके आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करेंगे। देखिए, हिंदी का काम समाप्त हो गया। हिंदी इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। आप बुक की बात करें, बुक या तो लूसेंट आप ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर लूसेंट आपके पास है तो सबसे बेहतर है, पूरा टॉपिक उसमें दिया गया है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदी का काम तमाम हो गया। मैथ की बात करते हैं। देखिए, मैथ से आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है 17 और 18 फरवरी के एग्जाम का कि उसमें चारों शिफ्ट मिला करके कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारों शिफ्ट के विषय में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। संख्या पद्धति से चारों शिफ्ट में मिला करके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दशमलव और भिन्न से 4 क्वेश्चन, सरलीकरण से 10 क्वेश्चन, लघुत्तम और समापवर्तक से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात समानुपात से 4 क्वेश्चन, साझेदारी से 4 क्वेश्चन, औसत से 4 क्वेश्चन, प्रतिशत से 6 क्वेश्चन, लाभ हानि और बट्टा से 4 क्वेश्चन, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से 4 क्वेश्चन, समय दूरी चाल से 4, कार्य और समय से 4, क्षेत्र मिति से 4, और अब जो आपका 3D होता है उससे एक भी प्रश्न नहीं आया है, और ग्राफ और तालिका से 20 प्रश्न आए हैं। टोटल ये चारों शिफ्ट का एनालिसिस है। और अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे अच्छा अंक लाना है मैथ में, तो आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा और इनके जो बेसिक फार्मूला है आप उनको अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ सवाल एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं मैथ में, जिनमें आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सारा आपने देखा होगा पिछले ही बार जी, जैसे 700 दे दिया, फिर 775
इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम में पिछली बार पूछा था 775 दे दिया, प्लस 775 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे दशमलव एक लगा दिया, प्लस 775 ही रहेगा, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, प्लस 775 ही रहेगा, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि एकदम बेसिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों को आप हल कर लीजिएगा। और यही 20 टॉपिक है जहाँ से, यही 15 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यही 15 टॉपिक आप रट के चले जाइए और इसके जो बेसिक फार्मूला है बस आपको वही पढ़ना है आराम से। आपका अगर आपको मैथ नहीं आता है तब भी आपका 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ के चले जाते हैं। और 15 टॉपिक है, अगर प्रत्येक टॉपिक को आप एक दिन में 4 घंटे भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये जो टॉपिक है। और उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप मैथ में 15 अंक हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्थिति में हो जाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, चाहे एसडी यादव से कीजिए, चाहे किसी यूट्यूब के टीचर के माध्यम से कीजिए। आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसी को लगाइए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। मैथ का आपका पूरा समस्या समाप्त हो जाता है। अब आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का वही है यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर, यूपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, अब इसके सवाल आपको नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर है उसमें से आपको मिल जाए। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइएगा और टेक्स्ट बुक पे ऊपर जो सर्च बॉक्स होता है आप उसमें ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध लिख दीजिएगा। तो पिछले जितने भी एग्जामों में रक्त संबंध से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके सामने आ जाएंगे। हजारों सवाल आपके सामने आ जाएंगे, आप वहां से हल करके अपना स्पीड और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं वहां से। बस इतना ही करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वजह से सभी बच्चे डरते हैं कि इसमें कैसे क्या करना चाहिए। देखिए डरने का नहीं है, अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको वही इस समय पढ़ना है। और इसी के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। देखिए अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप इतिहास ही पढ़ते चले जाएंगे और आपका 25 दिन कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको अब सिलेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में 3 सेक्शन होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें भी जो बेसिक होते हैं वही आपको पढ़ना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में अगर प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा संभावना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मगध से पूछ सकता है। उसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश, अरबों का आक्रमण और प्रमुख राज्य वंश हैं जो दक्षिण भारत के हों चाहे उत्तर भारत के हों, कोई भी। बस आपको प्राचीन भारत में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो इसमें सिख गुरु पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं सब पढ़ना है, चाहे गुलाम वंश हुआ या फिर आपका विजयनगर साम्राज्य हुआ, जो जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं चाहे जो हो, चाहे जौनपुर हुआ चाहे मैसूर हुआ, उसको किसने स्वतंत्र कराया था, कैसे हुआ था, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विदेशी आक्रमण हुआ, युद्ध और संधियाँ हुई, मराठा हुआ और स्थापत्य हुआ जो मध्यकालीन में स्थापित किया गया था उसके विषय में जानना है। बस मध्यकालीन भारत के इतिहास में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। आधुनिक भारत के इतिहास में बात करते हैं तो 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनी कहाँ पे आई, पहली कंपनी कहाँ पे लगाई, कब आई, तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। अंग्रेजी शासन जैसे गवर्नर जितने भी हुए सभी आपको याद कर लेना है, उनके कार्यकाल में कौन से अच्छे काम हुए कौन से बुरे काम हुए सब आपको पढ़ लेना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आपको पढ़ लेना है। कांग्रेस का अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। जितने भी क्रांतिकारी हैं सबको पढ़ लेना है। गांधी युग, ये आपका मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी युग से। प्रमुख युद्ध जो आपके हुए हैं और इम्पॉर्टेंट डेट जो आपके रहे, बस
आधुनिक भारत में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है कि आप पूरा पोथी पढ़ने लग जाएं। अब जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा ईजी है, पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व की झीलें, नदी, पहाड़, पर्वत, ये भारत की जलवायु, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश राजधानी मुद्रा से लिख के देता हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा, सौर मंडल से आ सकता है, और भारत के भौगोलिक स्थिति या भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। बस ये 3-4 टॉपिक है जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जियोग्राफी के सेक्शन में पूछे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भारत और विश्व के नदी, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, और उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना और भारत की भौगोलिक स्थिति। बस यही अगर 5 टॉपिक आप पढ़ के चले जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपका जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पॉलिटी की बात आते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पॉलिटी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की, कौन सी संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, संविधान के स्रोत की कहाँ से कौन सा भाग लिया गया है, अनुच्छेद, अनुसूची भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से भी आएगा, लिख के देता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, डीपीएसपी से भी आएगा। संसद हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन, और सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बस आपको पॉलिटी में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय आपको पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ आएगा। सभी महत्वपूर्ण दिवस से भी आएगा, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से भी आएगा, खेल संबंधित ट्रॉफी, मैदान, खिलाड़ी, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, पर्व, त्यौहार और मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें, धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर। बस यही आपको स्टैटिक में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको बजट पढ़ना है, करंट पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूपी स्पेशल का टॉपिक आ जाता है। यूपी स्पेशल में आपको यूपी का भूगोल, यूपी का इतिहास पूरा पढ़ना है। राजकीय प्रतीक जो होते हैं कि राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़, ये सब क्या है, राज्य व्यवस्था, राजनैतिक, जनगणना 2021, खनिज, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, ओडीओपी, जनजाति एवं झीलें, लोक नृत्य, साहित्य नृत्य, प्रमुख परिवर्तित नाम, प्रमुख घराना, यूपी का करंट। बस करंट आपको लास्ट के 6 मंथ का पढ़ना है, इससे ज़्यादा करंट आपको नहीं पढ़ना है। बस यही जो टॉपिक है यही आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर आपका कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको साइंस पढ़ने का शौक है तो थोड़ा सा उसमें विटामिन का पढ़ सकते हैं कि विटामिन कौन सा है, कैसा है, और आप सेल पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कोशिका पढ़ सकते हैं। बस यही साइंस में ही पढ़ सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ना है। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आपके पास एक चीज़ और करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। आप अगर 1-2 घंटे प्रैक्टिस सेट लगाने में देते हैं तो 2 घंटे ही एनालिसिस करने में दीजिए। अभी ना लगाइए, लास्ट के 15 दिन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि 15 से 20 आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे वो आज से लगाइए, चाहे कल से लगाइए, चाहे 15 दिन बाद से लगाइए, और उसको एनालिसिस भी सही तरीके से करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।